वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है। ये सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 8 है इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भारत में मानव पूंजी निर्माण, तो मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। उसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि मानव पूंजी किसे कहते हैं, तभी हम समझेंगे कि मानव पूंजी निर्माण किसे कहा जाता है। तो देखिए, मानव पूंजी क्या होती है। किसी एक देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल तथा दक्षता के भंडार से है। मानव पूंजी का मतलब यह है कि किसी भी देश में किसी विशेष समय में, मतलब कि एक फिक्स टाइम में, कोई भी एक समय है, उस समय पर पाया जाने वाला जो कौशल और जो दक्षता होती है, उसके ही भंडार को क्या कहा जाता है, मानव पूंजी कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी देश में एक समय विशेष, मतलब कि एक समय में, किसी भी देश में एक फिक्स टाइम में, एक समय विशेष में जो कौशल और दक्षता का भंडार मिलता है, उसको ही मानव पूंजी कहा जाता है। अब ये कौशल और दक्षता का भंडार क्या होता है। कौशल का मतलब होता है स्किल, कौशल का मतलब स्किल, और दक्षता का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो किसी भी देश में एक विशेष टाइम में, एक विशेष समय में अगर जो कौशल है और जो दक्षता है वो प्रचुर मात्रा में है, मतलब कि जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो इसका मतलब क्या है, उत्पादन भी अच्छा होगा, और इसे ही मानव पूंजी कहा जाता है, इसके भंडार को। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, इसमें जैसे कि इंजीनियर हो गए, या फिर डॉक्टर, अध्यापक, या इसके अलावा जितने भी श्रमिक होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कौशल होते हैं, और वो उन कौशलों में निपुण होते हैं, तो इसको ही मानव पूंजी कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि मानव पूंजी क्या होती है। अब देखिए, अब हमें देखना है कि मानव पूंजी जो है, मानव पूंजी निर्माण किसे कहा जाता है। तो देखिए, मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। यानी कि जो मानव पूंजी की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है कि कौशल और दक्षता का भंडार किसी देश में होता है एक विशेष समय में, तो उसको मानव पूंजी कहा जाता है। तो मानव पूंजी के स्टॉक में, यानी कि जो मानव पूंजी का जो स्टॉक है, अगर उसमें वृद्धि होती है, मानव पूंजी बढ़ती है, किसी देश में अधिक होती है, तो उसको ही मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। जितनी उसके स्टॉक में वृद्धि हुई है उसको ही मानव पूंजी कहा जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये लेते हैं कि मानिए अब 2019 में, अभी करंट का ले लेते हैं, 2019 में हमारे देश में जो मानव पूंजी निर्माण है, ये मानने के लिए कहा जा रहा है, ये असलियत की जो ये डाटा है वो असलियत का नहीं दिया जा रहा है आपको। तो 2019 में हमारा जो भारत देश है उसमें 12,000 जो है 12,000 कुशल श्रमिक हैं। अब जो 2020 के आरंभ में, क्योंकि 2019 के आरंभ में 12,000 कुशल श्रमिक हैं, तो अब 2020 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो रही है, इनकी संख्या बढ़कर 14,000 हो रही है। तो कितने, अगर अब हम कहें कि कितने इसमें जो कुशल श्रमिक हैं उनकी वृद्धि हुई है, या फिर कहा जाए मानव पूंजी के स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है, तो इन दोनों को, इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमें पता चलेगा, यानी कि 2000 जो श्रमिक हैं उनकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि जो मानव पूंजी निर्माण है वो क्या है, 2000 है। तो मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, जो स्टॉक में वृद्धि होती है। पहले 12,000 थे, अब 14,000 हो गए, यानी कि 12,000 से बढ़कर 14,000 हो गए, यानी कि 2,000 बढ़े हैं। तो जो बढ़े हैं वही क्या है, मानव पूंजी निर्माण कहलाएंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया है। अब देखिए, मानव पूंजी निर्माण के निर्धारक स्रोत, या फिर कहा जा सकता है कि मानव पूंजी निर्माण कहें, या फिर मानव पूंजी जो स्टॉक है उसमें वृद्धि करने के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है, कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए, या तो आपको मानव पूंजी निर्माण बोल दिया जाएगा, या फिर आपको कहा जाएगा मानव पूंजी स्टॉक, तो दोनों की बात एक ही है। तो देखिए, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे मानव पूंजी जो है उसके स्टॉक में वृद्धि की जा सकती है, तो ये हम नीचे देखेंगे। पहला है शिक्षा पर्व। हम
हम सभी जानते हैं कि अगर किसी देश में या फिर कहीं पर भी अगर हमें कुशल श्रमिक चाहिए या फिर कुशलता और दक्षता दोनों चाहिए, यानी कि स्किल पावर भी अच्छी हो और एक्सपीरियंस भी हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है, हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा की हम इन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम कुशल कब हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, जब हमें शिक्षा का ज्ञान हो, हम शिक्षित हों। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि किसी भी देश में अगर जो उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। उत्पादन जो है वो उसमें कब वृद्धि होगी, जब हमारे देश में मानव पूंजी जो है वो उसके मानव पूंजी क्या होगी, सही मात्रा में होगी, प्रचुर मात्रा में होगी, जब ही ऐसा हो सकता है संभव। तो इस सबसे पहले अगर हम सोचते हैं कि शिक्षा पर इतना व्यय करना पड़ेगा, इतना खर्च करना पड़ेगा, जब जाकर हमें क्या है, हमें कुछ मिलेगा, तो ये हमें सोचना सही नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पेरेंट्स अभी आपकी शिक्षा के ऊपर व्यय कर रहे हैं, तो उन्हें आगे जाकर क्या है, उससे लाभ प्राप्त होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि शिक्षा पर जब व्यय किया जाएगा, तो वो जो व्यय है वो लाभ बनकर हमारे सामने प्रकट होगा, हमें मिलेगा वो लाभ। तो जो शिक्षा पर व्यय किया जाता है वो ऐसे ही नहीं किया जाता है, उसकी वो लागत जो है, शिक्षा पर की जाने वाली जो लागत है, वो लाभ के रूप में हमें वापस मिलती है। तो शिक्षा पर व्यय करना सबसे पहला कदम है मानव पूंजी निर्माण में, क्या है, उसे मानव पूंजी में वृद्धि करने के लिए। अब देखिए, स्वास्थ्य पर व्यय अगर कहा जाए कि हमें उत्पादन में वृद्धि करनी है, तो उसके लिए हमें कौशल और दक्षता की आवश्यकता है। तो वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है, वो हमें तब प्राप्त होती है जब हम शिक्षित हों। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम शिक्षित भी हैं मान लीजिए, तो भी क्या है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हमारा स्वास्थ्य सही? अगर हम शरीर से मजबूत नहीं होंगे, हम स्वस्थ नहीं होंगे, तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, हम अपनी दक्षता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दक्षता मतलब एक्सपीरियंस, और अपनी जो स्किल पावर है, कौशलता, उसको हम निखार कर हम उसे प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अंदर से कमज़ोर होंगे किसी बीमारी के कारण या किसी भी तरीके से। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम अंदर से भी स्वस्थ होने चाहिए। इसके लिए जो स्वास्थ्य है अपने, उस पर भी व्यय करना एक सही चीज़ है। अगर हम स्वास्थ्य पर व्यय नहीं करते, बहुत बार क्या होता है, हम पैसे बचाते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम अपने जो स्वास्थ्य, अगर थोड़ी सी बीमार हो गए हैं, तो हम सोचते हैं हम इस पर व्यय करें, ये तो सही नहीं होगा, तो हम घरेलू नुस्खे अपनाने शुरू कर देते हैं और बहुत बार इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि इस पर व्यय ना करें, और इसके बजाय जो हमें और आवश्यकता की चीज़ें हैं उन पर व्यय करें। ऐसा सोचा जाता है, आप भी अपने आसपास देखते होंगे ऐसी चीज़ें। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर उस समय जो वो स्टेज होती है बीमारी की, उस समय अगर आप व्यय नहीं करते हैं और आपकी जब बीमारी बढ़ जाती है तब आप उस पर व्यय करते हैं, तो वो दुगना व्यय किया जाता है, दुगना खर्च लगता है आपके। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप बीमार हैं तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप उसे सही से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति उत्पादन क्षेत्र में लगा हुआ है और उत्पादन कर रहा है किसी भी वस्तु या सेवा का, तो वह तब तक उसे सही तरीके से उसका उत्पादन नहीं कर पाएगा या फिर कम मात्रा में उत्पादन करेगा। तो अगर इसका कंपैरिजन करें हम एक स्वस्थ व्यक्ति से, जो स्वस्थ है वो उत्पादन के क्षेत्र में अपना अधिक योगदान दे पाएगा। तो इसका मतलब यही है कि हमें स्वस्थ होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो भी इससे भी क्या होता है, मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, मानव पूंजी निर्माण होता है। अगला देखिए, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। अगर किसी भी उत्पादन क्षेत्र में अगर कोई भी श्रमिक है या फिर कोई भी श्रमिक है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी हैं जो पहले श्रमिक लेने से पहले क्या करती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है। प्रशिक्षण का मतलब ही क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। उन्हें ट्रेन करती हैं, उन्हें प्रशिक्षण देती हैं, जिससे क्या होता है, उनका कौशल और दक्षता में और ज़्यादा दक्षता क्यों चाहिए होती है, एक्सपीरियंस क्यों चाहिए होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में आप परफेक्ट हैं, एक एक्सपीरियंस ये शो होता है, यह पता चलता है।
तो क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग देते हैं किसी को तो वो उस क्षेत्र में जिस भी चीज़ के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें क्या हो जाते हैं, वो परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि वो गलतियां कम करते हैं और अपनी कौशल और दक्षता का प्रयोग करके एक अच्छा उत्पादन जो स्तर है उसे विकसित करते हैं, यानी कि अच्छा उत्पादन करते हैं, बहुत जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन करते हैं। तो नौकरी में प्रशिक्षण देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गलती होने की संभावना कम हो जाती है जब हम किसी को नौकरी शुरू होने से पहले उसे प्रशिक्षित करते हैं। तो अगला देखिए, वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम। जो वयस्क होते हैं उसके लिए, जैसे कि हमने देखा है कि जो प्राथमिक, माध्यमिक और जो विश्वविद्यालय के समय क्या होता है, औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा भी हमने देखा है कि ये तो होता है, इन स्तरों पर तो हमें शिक्षा मिलती है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर। परंतु जो सरकारी या फिर जो गैर सरकारी संगठन है, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह होती है, उनमें भी कई बार क्या होता है, जो वयस्क होते हैं उनके लिए भी क्या है, अध्ययन कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। इसका मकसद यही होता है कि मान लीजिए जो फैक्ट्री में जो श्रमिक है वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे जो श्रमिक वो पढ़े लिखे होते हैं। आपने प्रौढ़ शिक्षा का नाम तो सुना होगा कि बड़ी उम्र में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, जब बड़े हो जाते हैं तो उस समय शिक्षा प्रदान की जाती है। वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि जो सरकारी या फिर गैर सरकारी, सरकारी संगठन का मतलब है जो सरकारी जो उद्योग होते हैं, गैर सरकारी का मतलब है जो प्राइवेट, निजी जो उद्योग होते हैं, उनमें भी क्या किया जाता है, जो वयस्क है, वयस्क मतलब जो बड़े हो चुके हैं, उनके लिए अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये अध्ययन कार्यक्रम क्यों शुरू किया जाता है, इसलिए शुरू किया जाता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में, जिस भी कार्य में वो लगे हुए हैं, क्योंकि अगर उद्योग में है यानी कि किसी फैक्ट्री में है तो कोई ना कोई कार्य तो कर रहे होंगे, तो किसी भी कार्य में लगे हुए हैं तो उसमें क्या हो, वो निपुण हो सके, अच्छे हो सके, वो अपना जो और भी ज़्यादा निपुण हो सके, और भी ज़्यादा दक्षता उनके पास हासिल हो सके, जिसके कारण क्या होगा, जिस भी कार्य में वो लगे हुए हैं वो कार्य अच्छे से वो कर सकेंगे। तो इससे भी क्या होता है, जो मानव पूंजी स्टॉक होता है उसमें वृद्धि होती है या फिर मानव पूंजी निर्माण होता है। अब देखिए अगला है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या फिर कहा जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना या फिर जाना। तो ये होता है हमारा स्थानांतरण। तो स्थानांतरण पर भी व्यय किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि उद्योग, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र में ये कैसे होता होगा। आप देखिए कि जो गाँवों से शहरों में आते हैं रोजगार के लिए श्रमिक, तो वो क्या सोचते हैं, ये नहीं सोचते वो कि हमारे स्थानांतरण पर क्या है, व्यय होगा, पैसे खर्च होंगे, वो ये नहीं सोचते हैं, धन खर्च होगा, ऐसा नहीं सोचते हैं। क्योंकि जो स्थानांतरण पर वो जितना धन खर्च करते हैं उससे ज़्यादा जब वह वहाँ पर जाकर शहर में आकर रोज़गार प्राप्त करते हैं और कार्य करते हैं तो उससे ज़्यादा उन्हें वहाँ पर लाभ हो जाता है, इसलिए वो ऐसा नहीं देखते। तो स्थानांतरण पर भी जो व्यय किया जाता है उससे भी क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। क्योंकि अगर गाँव से शहर में अगर कोई नहीं आएंगे श्रमिक, तो इससे क्या होगा, जो मानव पूंजी है वो तो गाँव में रह गई है, अब वो तो शहर में नहीं आ पाई, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो शहर में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, वो गाँव तक ही सीमित रह गई है। जो मानव पूंजी उसके अंदर थी, जो योगदान कर सकती है एक अर्थव्यवस्था में, वो योगदान नहीं कर रही है, इससे क्या है, वो ना के बराबर है, उसे नहीं गिना जाएगा। तो मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि इस तरीके से भी होती है, स्थानांतरण पर जो व्यय किया जाता है उससे भी होती है। अब अगला देखिए, सूचना पर व्यय। अगर मान लीजिए मानव पूंजी स्टॉक में वृद्धि हो गई है, परंतु अगर सूचना ही ना प्राप्त हो कि कब जो नौकरियां हैं वो निकल रही हैं, नौकरियां जो हैं उनके बारे में पता ना चले, या फिर जो कौशल निर्माण के लिए जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, जो कौशल निर्माण के लिए जो संस्थाएं खोली जाती हैं जहां पर कौशल निर्माण के लिए उन्हें तैयार किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उनके बारे में अगर कोई जानकारी प्राप्त ना हो तो भी क्या है, मानव पूंजी निर्माण नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर किसी भी विषय के बारे में, अगर मान लीजिए अभी आप 12th में आने से पहले अगर आपने 10th के बाद आपने क्या किया, आर्ट, कॉमर्स और साइंस में से कुछ आपने अपने हिसाब से चूज़ किया है, तो इससे क्या हो रहा है, अगर आपको उसके बारे में सही
सही सूचना प्राप्त नहीं होती तो आप क्या है, आप गलत चीज़ को चुन लेते, तो ये भी सही नहीं। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, उसके अंदर क्या है, वो सही हर प्रकार से, उसमें कौशल भी है, दक्षता भी है, वो इन चीज़ों में निपुण है, मतलब कि एक्सपीरियंस भी है और दक्षता भी है, तो भी वह अगर उसे नौकरी के बारे में पता नहीं चलता और वह नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह मानव पूंजी धरी की धरी रह जाएगी। तो सूचना पर जो व्यय किया जाता है वो भी सही होता है, क्योंकि उस पर जो किया जाने वाला व्यय है वो क्या आगे चलकर हमें लाभ प्रदान करता है, उससे दुगना तिगना लाभ प्रदान करता है। तो इसी के साथ जो मानव पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि के तरीके थे या निर्धारित तत्व थे वो हमने कर लिए हैं। इसे नेक्स्ट में हम करेंगे, जो मानव पूंजी निर्माण की भूमिका क्या है वो करेंगे, और भी जो आगे के टॉपिक्स हैं वो करेंगे। अगर अच्छे समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में जो बेल आइकन है वो करना मत भूलिएगा, जिससे एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।